कैलकुलेटर की आदत आती, मोबाइल पे कैसे ना यूज किया करें अपना प्रॉपर, जो भी आप यूज करते हो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन। हमारा चैप्टर चल रहा है जी, नाम क्या चैप्टर का? लेबर। एंड इन दी फर्स्ट प्लेस हम लेबर चैप्टर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? लेबर कॉस्ट निकालने के लिए। लेबर कॉस्ट कहाँ जाती है? कॉस्ट शीट में। अब जिन बच्चों ने लास्ट क्लास लगाई हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर के मीनिंग्स? बिना बुक देखे, बिना कॉपी देखे, याद है किसी को पिछली क्लास? कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल। खाली वर्ड लेबर कॉस्ट मतलब ह्यूमन एफर्ट के लिए जो हम कॉम्पनसेशन देते हैं। डायरेक्ट लेबर मतलब वो लोगों की कॉम्पनसेशन जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। बट वो ह्यूमंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, एग्जांपल आपने बताया सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर, ऑफिस बॉय, ये हो गया इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की जगह कहां पर रह जाती है जी? कॉस्ट शीट में जाती है। आपने लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी। अच्छा, तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का एक ऑब्जेक्टिव दैट इन द फर्स्ट प्लेस हमारी कॉस्ट शीट में जो वैल्यू पहुंच रही है तो वो कैसे पहुंच रही है। अच्छा, दूसरा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या एक और ऑब्जेक्टिव भी है इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने का? लेबर कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकती है। तो जहां हमने टॉपिक पढ़ा लेबर टर्नओवर का, वहां पे हमने सीखा कि आइडेंटिफाई किया कहां फालतू खर्चे हो रहे हैं। इन दैट केस लेबर टर्नओवर नाम के फालतू खर्चे हो रहे थे, तो वो कंट्रोल करने के ऑब्वियसली कुछ रिमीडियल स्टेप्स होते हैं। वो रिमीडियल स्टेप्स ना, दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर। क्वालिटेटिव इन नेचर मतलब उनकी कोई फाइनेंशियल कॉम्प्यूटेशन नहीं है। उनका क्या हो सकता है, अगर लेबर टर्नओवर कंट्रोल करनी है तो रिमीडियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? बताओ कि लोग इन दी फर्स्ट प्लेस ना ही हो टर्नओवर या कम से कम हो, क्या हो सकता है? बता सकते हैं? नहीं, लेबर टर्नओवर मतलब स्किल्ड लोगों का, हमारे स्किल्ड लोगों का छोड़ के जाना और उनकी जगह हमको रिप्लेसमेंट्स वगैरह हायर करनी, तो वो खर्चा ऑब्वियसली होता है। रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, वो प्रिवेंटिव कॉस्ट इंक्रीज करना। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब इन दी फर्स्ट प्लेस लेबर टर्नओवर हुई ना, कैसे जी? उनके कोई मॉनिटरी उनके पैकेजेस बढ़ा दो, रिमीडियल स्टेप्स ये हो सकते हैं। अलाउंसेस दे दो, फैसिलिटीज उनके लिए अच्छी करो, उनके लिए हेल्थ कैंप्स वगैरह लगा दो, माहौल अच्छा क्रिएट करो। तो अगेन तभी मैंने क्या बोला, ये क्वालिटेटिव स्टेप्स हैं जी। आप अपने वर्क कल्चर में चेंजेस लेकर आओ जिससे लोग छोड़कर ना जाएं, टिके रहें। जैसे हम बोलते हैं सरकारी जॉब तुम्हें सारी चीजें अच्छी लगती है जी, जॉब सिक्योरिटी है, सब कुछ है, फैसिलिटीज वहां पर बहुत सारी मिलती है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तभी तो वहां पे टर्नओवर नहीं होते इतने ज्यादा, राइट? प्राइवेट में वही बात है, अगर 10 लाख का पैकेज दे रहे हैं तो 50 लाख का काम भी निकलवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना काम ना निकलवाओ, थोड़ा इतना ज्यादा तंग मत करो, पॉलिसीज अपनी ठीक करो, एम्प्लॉइज को फोर्स मत करो कि वो वीकेंड्स पे भी काम करे, कभी कभी करना पड़ता है कई बारी, बट ज्यादा फोर्स मत करो। ठीक है जी, तो क्वालिटेटिव स्टेप्स है, राइट? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अगेन अपनी कहानी के बारे में कि जब मैं वहां पर थी, दो एक फॉर्मेलिटीज थी जिसको लेकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट पीडब्ल्यूसी, आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्पेसिफिक है, दैट इज द यूसेज ऑफ एक्सेस कार्ड्स। एक्सेस कार्ड्स क्या होते हैं? जिनके थ्रू हमारी प्रीमाइसेस में एंट्री होती है। और एक था फिलिंग ऑफ टाइम शीट। टाइम शीट क्या होता है? एम्प्लॉय का ये बताना
कि वो कितना काम कर रहा है और कितने किस जॉब पर कहाँ काम कर रहा है और कितने घंटे काम कर रहा है। क्योंकि आप सोचिए एक कंसल्टेंसी फर्म है, यहाँ पर ऑफिस में धीरज सर की प्रैक्टिस भी है। अब धीरज सर के पास एक क्लाइंट थोड़ी ना है, 50 या 100 क्लाइंट हो गए। अब एक क्लाइंट के भी कितने सारे काम है, उनके जीएसटी रिटर्न भी देखनी है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न भी देखनी है, या उनके कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी फाइल करवाने होंगे। तो ये वाला सारा चीजों के लिए अब प्रॉपर एक एक एंटिटी जो है टाइम शीट बनवा सकती है कि एम्प्लॉय तुम बताओ तुम कहाँ काम कर रहे हो और कितने घंटे काम कर रहे हो उस जॉब पर, उस असाइनमेंट पर। ठीक है जी, चलो अब देखो, एक बार की बात है, हुआ क्या था कि जस्ट ना मैं अपने डेस्क की तरफ जा रही थी और मेरे आसपास ही मेरी एक सीनियर बैठती थी। शी वाज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम याद रखना सोनल। तो सोनल का डेस्क मेरे पास ही था और मैंने देखा कि वो ना वो काफी टाइम से टाइम शीट खोल के बैठी हुई है और कुछ कर नहीं रही है, बस घूरी जा रही है टाइम शीट को। फिर होता क्या, 2 मिनट बाद ना चेयर अपनी आगे लेकर आती, कुछ टाइप इन करती, टाइम शीट में कॉलम फिल इन करती, फिर पीछे हो जाती और फिर घूरी जा रही है, घूरी जा रही है। तो वो फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे को भरनी होती थी टाइम शीट। मैंने कहा कि सोनल, अगर आपको याद नहीं आ रहा कि इस हफ्ते हमने कहाँ का काम किया, मेरे को तो याद है, मैंने आपके साथ ही काम किया था, तो मैं बता देती हूँ हमने कौन से क्लाइंट पे कितना काम किया था। तो कहती नहीं यार, ऐसे नहीं कि कुछ भी भर सकते हैं, काफी सोच समझ के भरना होता है। तो मैं थोड़ा ना सुन के डर गई, क्योंकि इससे पहले मेरे को काम करते लगभग 8-9 महीने हो चुके थे और मैं तो जो याद आता था उस हिसाब से भर देती थी। तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने कहा अच्छा सोनल, मैंने ना इस वीक की अभी भरनी नहीं, मैं भरने जा ही रही थी, तो आप मेरे को बता दो कैसे सोचना है, क्या कैसे सोचना है। तो उसने ना गर्दन उठा के बोला, अरे यार तुम लोग ना आर्टिकल लोग हो यार, बड़े सस्ते लोग हो, चल निकल। वहीं पे बेइज्जती। और था वो वैसे भी ना कुछ काइंड ऑफ यही मेरा गेटअप था उस टाइम पर, मतलब फॉर्मल्स वॉर्मल्स पहने हुए हैं, ब्लेजर ब्लेजर पहना हुआ है, फुल कॉर्पोरेट फील्स आ रही थी। और इसने ये बोल के कि आर्टिकल लोगो यार, सस्ते लोगो, चल निकल के वहीं पे सारी बेइज्जती कर दी। मेरी क्यूरियोसिटी मर गई कि मैं उसको कभी मंडे को ही आके पूछ लूं, हाँ जी भी क्या सोचना समझना पड़ता है, मैंने भाड़ में जाए, मैंने सोचना ही नहीं आगे से टाइम शीट का। बहुत बाद में जाके मेरे को समझ में आया क्यों सोनल को सोचना था टाइम शीट भरते वक्त। होता क्या है, मैं अपनी बात करती हूँ, हमको स्टाइपेंड उस वक्त मिला करता था महीने का 6,000, और महीने का 6,000 ये फ्लैट है, ऑब्वियसली कोई सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पीएफ वगैरह आर्टिकल स्टाइपेंड में तो कुछ होता नहीं। महीने में एक डायरेक्ट बैंक क्रेडिट मिलता था हमको 6,000 का। अब एक आर्टिकल को महीने का 6,000 दे रहे हैं, पूरे साल का कितना देंगे? 72,000। अच्छा, ऑन अ नॉर्मल बेसिस एवरी आर्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड 8 आवर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। असली में काम ऑब्वियसली वो तो फिर निचोड़ ही लेते हैं ना, 12-14 घंटे काम कराते हैं, बट अपनी कैलकुलेशन में वो कहते हैं एक दिन में 8 घंटे। अच्छा, उन्होंने एस्टिमेट लगाया पूरे साल में ना 365 दिन होते हैं, सैटरडे संडे निकाल दो, सैटरडे संडे निकालो तो कितना, 104, 52 वीक्स होते हैं उस हिसाब से। अच्छा जी, उस हिसाब से उन्होंने कुछ और छुट्टियां वगैरह भी निकाल ली, तो 250 दिन का उन्होंने एस्टिमेट बनाया कि आर्टिकल ना 250 दिन काम करेगा। तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, एनुअल मेरी सैलरी या एनुअल स्टाइपेंड, और मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एनुअल वर्किंग आवर्स काइंड ऑफ, कि 250 दिन आएगा, 8 घंटे काम करेगा आर्टिकल। 1 घंटे की मेरी वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है? कैलकुलेटर है ना सभी के पास? अभी सर बोल के भी गए थे कैलकुलेटर होनी चाहिए। 360 ज्यादा बोल रहे हो, 36। ये हमारी औकात थी, 1 घंटे का 36 रुपए। ठीक है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको एस्टिमेटेड 60,000 पर महीना मिलता था, उसके लिए पर आवर कितना इन्होंने बना दिया होगा, 360। और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहले लगता है एट द डेजिग्नेशन एसोसिएट। जो भी फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनको एसोसिएट बोला जाता था। एसोसिएट के ऊपर हायरार्की समझिए, फिर लगते थे डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर के बाद मैनेजर, मैनेजर के भी बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद एसोसिएट पार्टनर, एंड देन हाईएस्ट मोस्ट पॉसिबल पोजीशन इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, पार्टनर। आप सोचो एक पार्टनर का एनुअल पैकेज कितना होता होगा, कितना बता रहे हो? 2 करोड़, 2 करोड़। मैनेजर तक पहुंचते पहुंचते ही ये पैकेज आराम से आप लगा लीजिए 50-60 लाख तक पहुंच जाता है, 30-40 लाख तो मिनिमम है। ठीक है, वो मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। बाय द वे, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, एक सेकेंड। हमारे जो पार्टनर थे ना, वो इंडिया वाइज पीडब्ल्यूसी के ट्रांसफर प्राइसिंग हेड थे। मेरी आर्टिकलशिप ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट में थी,
तो हमारे पार्टनर ना सिर्फ गुड़गांव ब्रांच के वन ऑफ द पार्टनर्स थे, वो इंडिया के पीडब्ल्यूसी के ट्रांसफर प्राइसिंग हेड थे। वो कम से कम 19-20 साल की उम्र से पीडब्ल्यूसी के साथ ही एसोसिएटेड थे। तो बाय द टाइम ही वाज 40 और 45 वो पीडब्ल्यूसी में जुड़े हुए हैं। तो वो इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग हेड थे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कोर्ट केसेस तक जीते हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उन्होंने केसेस जीते हुए हैं। सुनने में आता था उनका 1 महीने का पैकेज 40 लाख उस टाइम पर, बैक इन 2011-12। तो आप सोच सकते हो अब क्यों ये पार्टनर, ये वाले लोग, बड़े लोग, मैं तो इनको बड़े लोग बोलूंगी, हम तो बच्चे थे, बड़े लोग क्यों ना सोचे टाइमशीट भरते वक्त, जब एक एसोसिएट की आर्ली जो अमाउंट है 360 है, पार्टनर तक पहुंचते पहुंचते ये आराम से 15,000 पर आवर की कॉस्टिंग बन जाती। अब जब टाइमशीट भरनी है, टाइमशीट भरने का ऑब्जेक्टिव क्या है जी, सुनो। मान लो एक छोटा सा काम आया, कई बार तो ऐसा होता था काम आया है जी, उसकी फीस मिल रही है बहुत कम, काम चल रहा है 3 महीने 4 महीने, क्लाइंट चिंती है पैसे नहीं देगा, उसने फीस पहले, हाँ उसने नेगोशिएट ऐसे किया हुआ है। कई बार क्लाइंट होते हैं बेवकूफ, और फिर हम भी बनाएंगे उनको बेवकूफ, काम सिर्फ एक आर्टिकल करेगा, कोई रिव्यू भी नहीं करेगा और सीधा चला जाएगा और उसके मिल जाएंगे 50,000। ये फैक्ट है, मेरे साथ हो चुका है। मैंने सिर्फ एक एक्सेल शीट बनाई, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया, मैंने क्लाइंट को मेल किया, तब तक मैं सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में थी, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया सीनियर ने, उनको पता था ये आज तक अच्छा काम कर लेती है, ठीक ही किया होगा, क्लाइंट को चली गई मेल, 50,000 का इनवॉइस रेज कर दिया। तो फीस का एफर्ट्स के साथ कोरिलेशन था ही नहीं, सीधी सी बात। मान लीजिए एक क्लाइंट पर एफर्ट बहुत लगे हैं बट उससे फीस सिर्फ 2.5 लाख की आ रही है। अब एफर्ट में मैं आर्टिकल हूं, मैं भर भर के लगा दूं कि मैंने 200 घंटे काम किया है, मेरी औकात कितनी की है, 36 की, खास मैटर नहीं कर रहा। पर चलते चलते एसोसिएट को देखो, अगर मैं जितने घंटे काम कर रही हूँ लगभग उतने घंटे एसोसिएट भी मेरे साथ काम कर रही है। एसोसिएट अगर 200 घंटे काम कर रही है तो उसकी कितनी वैल्यू निकल आएगी, 72,000, ये 360 है। चलते चलते देखो पार्टनर है, चाहे साइन करेगा या एक छोटी सी रिव्यू मीटिंग ही रखेगा, बट उसकी काम कितना है, 15,000 का। ये ना हो कि हमारे रिकॉर्ड्स में आ जाए कि इस क्लाइंट से हमने फीस तो 2.5 लाख की चार्ज की है, बट वो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको लेबर एफर्ट हम बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं। तो असली वाला काम तो हम कभी दिखाएंगे नहीं। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बात बता रही हूँ। तभी सोनल सोच रही थी, सोनल ये सोच रही थी कि यार मैं कितने घंटे इस हफ्ते बुक करूं, कितने घंटे मुझे आगे के हफ्तों में भी बुक करने पड़ेंगे, ताकि अल्टीमेटली इस असाइनमेंट की कुछ ना कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देगी। मैं 200 का 250 भी बना दूं कोई फर्क नहीं आएगा, मैं सस्ती हूँ, वाकई सस्ती हूँ। जो उसने बोला था ना बिल्कुल ठीक बोला था। बट सोनल एंड अपवर्ड्स डेजिग्नेशन वाले लोग महंगे लोग हैं, उनको सोच समझ के टाइम शीट भरनी थी। एक तरीके से ये क्या है, मैं ना आपको कॉस्ट शीट बता रही हूँ, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ना होता है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वगैरह, उधर तो लेबर एफर्ट ही मेन एफर्ट है। तो मैं आपको काइंड ऑफ कॉस्ट शीट बता रही हूँ। इनफैक्ट हर बारी एक क्वार्टर के एंड में ये भी आता था, दिस टीम इज मोस्ट प्रॉफिटेबल इन दिस क्वार्टर। तो ऑब्वियसली अपनी टीम की प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए हम टाइम शीट में ये मैनिपुलेशंस करते थे। ये लॉजिक था सोनल का टाइम शीट के बारे में सोचने का। बट मैं आपको जो ये बात सिखाना चाह रही हूँ, that every organization calculates per hourly rate of its employees. आपने कई बार जैसे आप कुछ टीवी सीरीज वगैरह देखते हैं, स्पेशली लॉ फर्म्स वगैरह की, बोलते हैं ना वर्ड बिलेबल आवर्स, कभी सुना आपने ये बिलेबल आवर्स? हाँ, 1 घंटे का हम इतना चार्ज करेंगे, जहां पर फीस मॉडल ही ऐसा है कि हाँ जी भी, अगर लॉयर है स्पेशली, अगर वो बात करने आ रहा है तो वो बोलेगा कि मैं 3 घंटे आऊंगा तो 3 घंटे के पैसे चार्ज करूंगा, बिलेबल आवर्स। तो अगर इंटरनली कंपनी को उनकी कॉस्टिंग पड़ रही है, लेटेस्ट से 1 घंटे का 5,000, क्लाइंट से चार्ज किया जाएगा 1 घंटे का 6,000 या 7,000। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को कि उनके एम्प्लॉय की पर आवर कॉस्टिंग कितनी है, क्योंकि जब एम्प्लॉय से पूछ भी रहे हैं कौन से क्लाइंट पे कितने आवर्स लगा रहे हो, क्यों पूछ रहे हैं कि आप उस क्लाइंट के लिए फिर कितना काम कर रहे हो, कंपनी को उस क्लाइंट के लिए कितना खर्चा पड़ रहा है ऑन एन एस्टिमेटेड बेसिस, पता होना चाहिए, सीधी सी बात है जी। ठीक है, तो हमारा अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिलहाल के लिए, सीखना हाउ टू कंप्यूट दैट कॉस्ट पर आवर, राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा होगा ना कि आपके जैसे मान लो रिश्तेदारों वगैरह से फोन आया होगा और आपके पेरेंट्स फोन उठाते हैं और आपके रिश्तेदार सामने से फोन पे बताते हैं हमारे बच्चे की ना सो एंड सो कंपनी में जी जॉब लग गई है। तो ना थोड़ा सा देखो, नॉर्मल ह्यूमन वाली बात है, आपके पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा तो जलेंगे भुनेंगे से।
और पूछेंगे अच्छा बहुत बहुत मुबारकें, कितने का पैकेज लग गया, और पेरेंट्स हैव नो फिल्टर, वो सामने से पूछेंगे धड़ल्ले से कितने का पैकेज लगा है, ठीक है, ये वर्डिंग सुनी है, अच्छा तो इन हैंड कितना आएगा ये भी सुना है। तो अब ये कितने का पैकेज लगा, या हम और ज्यादा अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी क्या है, और कितना कैश इन हैंड आएगा, ये क्या सेम वर्ड है? नहीं, अलग वर्ड है, क्यों अलग है? वो पहले टैक्सेस के साथ है, मतलब इसके अंदर जो कैश इन हैंड आएगा उसमें कट हो गया जो भी एक चीज होती है टैक्स में टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सैलरी रिलीज करते वक्त एम्प्लॉय का ही इनकम टैक्स उसका बर्डन है, बट कंपनी काट के रख लेगी और सरकार को जमा कराएगी। तो कंपनी इन दिस केस इज जस्ट अ मिडिल मैन, एटलीस्ट टीडीएस के मामले में है इनकम टैक्स किसका बर्डन, किसका हेडेक, एम्प्लॉय का, बट कंपनी ने उससे छीन के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है, ये गवर्नमेंट के रूल से छीन। तो सैलरी रिलीज करते वक्त वो टैक्स की एडजस्टमेंट कर ली जाती है। और आप टैक्सेशन में समझेंगे पीएफ नाम की भी एक चीज होती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है? अल्टीमेटली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिलकर एक जगह एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा कहीं पर डालते हैं, वहां पर इंटरेस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो एक सेपरेटली अकाउंट में वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो अगेन ये भी क्या है कि एम्प्लॉय को कैश नहीं पकड़ाएंगे, एम्प्लॉय का ही जो हिस्सा है वो काट के वहां पर रख लेंगे और एम्प्लॉयर आगे उस फंड में खुद डालते रहेंगे। सो हमेशा कॉस्ट टू कंपनी एंड कैश इन हैंड आर नॉट द सेम थिंग। ऑल्सो आपने देखा होगा कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या फूड फैसिलिटी है, अब कंपनी को तो उसका खर्चा आ रहा है, कॉस्ट टू कंपनी में वो आएगा, ठीक है, बट क्या एम्प्लॉय के हाथ में कैश फॉर्म में जा रहा है? नो। ऐसे ही कई कंपनीज जो है एम्प्लॉयज और उनके फैमिलीज का इंश्योरेंस करवाती हैं, दैट इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू कंपनी, बट क्या एम्प्लॉय के हाथ में वो कैश फॉर्म में पहुंच रहा है उनके? नो, नहीं पहुंच रहा। सो डेफिनेटली देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड कॉस्ट टू कंपनी एंड कैश इन हैंड। अब एम्प्लॉयर जो पर आवर की कॉस्टिंग करेगा वो कॉस्ट टू कंपनी देकर करेगा, मुझको एम्प्लॉय के लिए 1 घंटे की क्या लेबर कॉस्ट पड़ रही है, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आई? चलो अब इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ देखेंगे? देखिए जी, आपके पास जो बिल्कुल सबसे पहला पेज है ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है, ब्लैंक स्पेस है, हेडिंग में लिखा है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव लेबर कॉस्ट। यहां पर आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। आप लोगों का टैक्स सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया जी? उसमें क्या चल रहा है? ठीक है, तो उसमें आपने अभी हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं? उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट साल, ठीक है। राइटिंग जहां पर नहीं समझ में आ रही है साथ के साथ पूछ लीजिएगा। ये वर्ड है ब्रैकेट में, नॉन कैश बेनिफिट्स। हम डियरनेस अलाउंस और अलाउंस में फर्क होता है? डियरनेस अलाउंस इज फॉर इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो स्पेशली महंगाई के लिए दिया जाता है, एंड ये बाकी के अलाउंसेस होते हैं, एजुकेशन अलाउंस या टेलीफोन अलाउंस वगैरह। Employer's contribution to provident fund, employee state insurance, other schemes। हाँ जी, राइटिंग यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, पूछ लेंगे। ये माइनस नहीं, मतलब पॉइंट्स। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड अदर स्कीम्स, ये बुलेट पॉइंट्स हैं इसी हेडिंग में, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। देन
इन सभी को ऐड करके हमारे पास आता है ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस में आप लोग ऐड करेंगे ओवर टाइम वेजेस, तो आपके पास आएगा ग्रॉस लेबर कॉस्ट। फिर इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर is equal to gross normal time wages divided by effective labor hours. Where effective labor hours mean total hours minus normal idle time. Normal idle time. हाँ जी, जहां पर राइटिंग नहीं समझ में आ रही मुझसे पूछ लेना। और एक नोट, if question is silent, bonus and contribution to PF, ESI, etc. are calculated on the basis of basic salary and DA. लीजिए, भी बता देते। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, PF प्रोविडेंट फंड, DA डियरनेस अलाउंस। ग्रेचुटी वगैरह और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हो गई है, देखिए अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग। जैसे ESI अप्लाइज टू ओनली फैक्ट्री वर्कर्स, नॉट टू एवरी एम्प्लॉय, तो उस हिसाब से जो जो भी हमारे प्रोविजंस हैं। हाँ जी, कर लिया नोट। ओके, मैंने आपसे इसलिए पूछा था टैक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें द वेरी फर्स्ट हेड ऑफ इनकम इज सैलरी। सैलरी का अपना एक स्पेसिफिक चैप्टर भी होगा, एंड ये टर्मिनोलॉजीज आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी, DA, PF, ग्रेचुटी वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रॉपर असली सेंस में जो ही मीनिंग्स है, व्हाट इज डियरनेस अलाउंस, उसमें प्रॉपर डिस्कशन तो वो तो आपको सर ही कराएंगे। अब इन जनरल बात करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक तो बेसिक सैलरी होती है, इसको हम बेसिक वेजेस भी बोलते हैं, जो बेसिक पे स्केल इसको हम बोलते हैं। अब उसमें ऐड होता है सबसे पहले डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। ये क्यों दिया जाता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या सिंपल लैंग्वेज में बात करें इन्फ्लेशन होती है, तो वो टू कॉम्पनसेट फॉर दैट इन्फ्लेशन कंपनी ही एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो इंक्रीज कर देती है। तो एक होता है कि ये बेसिक सैलरी का कंपोनेंट है और ये DA का कंपोनेंट है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट टू कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी को और क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, जो उनको बोनस भी देने पड़ते हैं, कमीशन बेस्ड काम होता है कई बार, तो कमीशन भी देने हैं। अलाउंसेस मतलब अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी DA, कई बार सैलरी स्ट्रक्चर में बिल्ट इन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अलाउंसेस इज हाउस रेंट अलाउंस।
आपकी फैमिलीज में अगर कोई एम्प्लॉयड लोग हैं उनसे पूछ लेना, उनको HRA मिलता होगा, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि कंपनी स्पेसिफिकली बोल रही है एम्प्लॉय तुम्हारे लोग घर के किराए के पैसे, तो स्पेसिफिकली उसका नाम बना दिया। और भी ना जाने बहुत तरीके के अलाउंसेस होते हैं, अगेन आप सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। एजुकेशन अलाउंस भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कई बार दे दिए जाते हैं। कन्वेंस अलाउंस कि चलो कंपनी ही एम्प्लॉय को पैसे पकड़ा रही है, लो जी तुम्हारे कन्वेंस के नाम के पैसे, तो ये प्रॉपर पैसा तो एम्प्लॉय के हाथ में पहुंच रहा है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी और भी खर्चा करती है एम्प्लॉय के लिए, बट वो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं पहुंच रहा, उसको हम बोलते हैं परक्विजिट, शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं ना, इस कंपनी में बड़े पर्क्स हैं। तो पर्क्स में क्या हो जाएगा जी, ये सब हमारे पास, हाँ जी अकोमोडेशन, हाँ जी कैब फैसिलिटी दे दी, लंच फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, ये सारे पर्क्स हो गए हैं जी। और एनी अदर एक्सपेंस, देखिए ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं मैंने आपको लिखवाई है, इसमें ये भी हो सकता है कंपनी हाँ जी पिकनिक पे ले गई थी, ठीक है, कंपनी ने एक हेल्थ जो है हेल्थ वाला कुछ हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करके दिया, ये भी हो सकता है यहाँ पर, हाँ फुल बॉडी चेकअप टाइप एनीथिंग। तो एनी काइंड ऑफ अ कॉस्ट दैट इज बीइंग इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, बट वो एम्प्लॉय के हाथ में नहीं पहुंचेगा, उसको हम कहाँ डाल सकते हैं, नॉन कैश बेनिफिट्स यानी कि पर्क्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी एक और खर्चा करती है, मैंने आपको अभी बताया था पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये अल्टीमेटली एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी कह लो या उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बात कर लो। तो होता क्या है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसमें पैसा एम्प्लॉय ने भी डालना है, बट ये नहीं है एम्प्लॉय पैसा डालेगा, इवन एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा पीएफ अकाउंट, ठीक है। ये है किसके बेनिफिट के लिए, जो एम्प्लॉयर पैसा डाल रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ऐसे ही एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये स्पेशली फैक्ट्री वर्कर्स के लिए एप्लीकेबल है बिकॉज दे वर्क इन हैजार्डस कंडीशंस, तो उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की बनेगी, कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी की बनेगी। तो जो कंपनी की कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने खर्चा किया एम्प्लॉय के लिए ना, तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर, विल बी अ पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट टू कंपनी। बात क्लियर हो गई है जी। यहाँ पर हम एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट कंपनीज हेडेक, वो तो एम्प्लॉय का खुद का हेडेक है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आएगी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। जो भी ये सारे खर्चे किए जा रहे हैं ये नॉर्मल बेसिस पर खर्चे करने ही करने हैं, तो इसको हाँ इन सभी को ऐड करके हमने बोल दिया ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। अब कई बारी ओवर टाइम भी करवाया जाता है, और ओवर टाइम वेजेस में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा डबल रेट पे कर देंगे जी, ओवर टाइम कर लो। बट क्योंकि ये कभी होता है कभी नहीं होता, मान लीजिए सेम डेजिग्नेशन पर मान लो 2 मैनेजर्स हैं, जरूरी नहीं है दोनों सेम ही ओवर टाइम करेंगे, तो ये केस टू केस बेसिस पर लगता है तो इसको अलग से ऐड किया जाता है। बट अल्टीमेटली ओवर टाइम पे करना है तो कंपनी के लिए भी लेबर कॉस्ट ना, तो टोटल लेबर कॉस्ट, ग्रॉस लेबर कॉस्ट मतलब ग्रॉस मतलब वो टोटल लेबर कॉस्ट में नॉर्मल टाइम पेमेंट अलग से और ओवर टाइम पेमेंट अलग से आइडेंटिफाई की जाती है। बात समझ में आ गई। बट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पर आर एक रेट निकालना, उसको हम प्यार से बोलेंगे इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आर, इफेक्टिव वेज रेट पर आर बोल सकते हो, इफेक्टिव आर्ली रेट बोल सकते हो। उस आर्ली रेट की कैलकुलेशन में जो कि एडवांस में करनी है, अब बताओ मेरे लिए तो 36 रुपए की कैलकुलेशन एडवांस में ही थी ना, वो तो कि जहां काम करेगी वहां पे जिधर भी काम करेगी 36 रुपया पर आर का इसका खर्चा लग गया आर्टिकल का, राइट। ये एडवांस में कैलकुलेशन है, और एडवांस में कंपनी कैन नॉट प्रिडिक्ट इतना ओवर टाइम लगेगा। एडवांस में दे कैन प्रिडिक्ट एम्प्लॉय हायर हुआ है तो उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ऑन अ नॉर्मल बेसिस उसको बोनस कमीशन कितने बनेंगे, थोड़ी एस्टिमेशंस हो सकती है, इसका पीएफ में कंट्रीब्यूशंस कितनी जाएगी, इसको बेसिक सैलरी कितना देना है, डीए कितना देना है, राइट। तो क्या कंपनी को ये पता होगा कि ओवर टाइम कब होगा, कितना होगा, किस टास्क पे होगा? नहीं, ये तो केस टू केस बेसिस पर लगता है, हर जगह नहीं लगता, हर जॉब में इसको फैला नहीं सकते। मैं अगर ओवर टाइम करूंगी ऐसा नहीं है हर क्लाइंट के लिए रुका करूंगी, हर क्लाइंट पे मेरा ओवर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। तो क्लाइंट को जो फीस चार्ज करनी है उसके लिए फैलाने वाली चीज जो है वो है नॉर्मल टाइम वेजेस। नॉर्मल टाइम फैलाने वाली चीज मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे मेरे लिए एक बार कैलकुलेशन आ गई 36 पर आवर की, तो मैं जहां काम करूंगी वहां पे 36 पर आवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। जिधर 2 घंटे काम करूंगी उधर उसकी कॉस्ट शीट में कितना आ जाएगा, आर्टिकल वेजेस 36 इंटू 2 72 आवर्स, ठीक है जी। तो नॉर्मल टाइम वेजेस इज समथिंग विच हैज टू बी स्प्रेड ओवर ऑल ऑफ दी जॉब्स, इसलिए यहाँ की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में न्यूमरेटर में हमने क्या रखा है, नॉर्मल टाइम वेजेस। ये ना हो फ्लो में लेबर कॉस्ट ले जाएं, क्या रखना है, ये नॉर्मल टाइम वेजेस ही यहाँ पर हमारी पहुंचेगी। बिकॉज ओवर टाइम इज समथिंग जो कि जॉब ए पे लग रहा है, जॉब बी पे नहीं लगेगा, बट एटलीस्ट जॉब ए और जॉब बी पे नॉर्मल आवर्स तो लगेंगे ना।
राइट? हाँ जी, वो तो लगेंगे ही। हम ये नहीं कह सकते फलानी जॉब में ओवर टाइम लग गया था, नॉर्मल आवर्स नहीं लगे थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। ठीक है, नॉर्मल आवर्स तो कुछ ना कुछ एक बेसिक मिनिमम लगते ही लगते हैं। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या रखा है? इफेक्टिव लेबर आवर्स। देखो, एक होता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करने वाला टाइम, और एक होता है उसका एक्चुअल प्रोडक्टिव टाइम। ठीक है जी। अब ये भी एडवांस में देखना है, तो कंपनी जहां मेरे से टाइम शीट भरवा रही है 8 घंटों का, मेरी प्रेजेंस रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन में 9 घंटों की है जी। कैसे? अगर मैं सुबह 8 बजे रिपोर्ट करती हूँ और शाम के 5 बजे तक मेरे ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं, कितने आवर्स हो गए? 9 घंटे हैं। बट मैं 9 घंटे बस 8 बजे एक बारी मैं घुस गई, 5 बजे तक लैपटॉप पे लगी रहूंगी? नहीं, बीच में लंच ब्रेक लेना है, टी ब्रेक लेना है। ये तो हमारा ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। हम 8 बजे हमने बाहर से पंच इन तो कर दिया, बट मेरे को अपनी सीट तक जाते जाते लैपटॉप खोलूंगी, पूरा सेटअप करूंगी, सब सारा को चार्जर वार्जर लगाऊंगी, मेरे को 10-15 मिनट तो उसमें भी लग जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ टाइम तो देखो जी जाया जाएगा, और कंपनी इसको अवॉइड नहीं कर सकती। कंपनी ये नहीं कह सकती एम्प्लॉय तुम अपने लंच ब्रेक टी ब्रेक मत लो। तो 1 घंटा तो कंपनी को उनके एडवांस कैलकुलेशन में ही पता है कि 1 घंटा तो ऐसा होगा कि जिसमें एम्प्लॉय ऑफिस में ही है बट उसने काम नहीं करना। ऐसे टाइम को हम बोलते हैं कि आइडल टाइम होगा, बट वो नॉर्मल बेसिस पर। तो खाली वर्ड आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या है? दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर, उसके लिए पेमेंट करी जाएगी बट काम नहीं होगा। और नॉर्मल का मतलब ये तो नॉर्मल बेसिस पर होना ही होना है। इवन सैटरडे संडे आर एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम। सैटरडे संडे की कोई पेमेंट कटती है? हमारी नहीं कटती है जी। तो सैटरडे संडे के भी एक तरीके से पैसे मिल रहे हैं बट काम नहीं होगा। ऐसी जो हमको छुट्टियां मिलती है, साल की 12 छुट्टियां मिलेंगी फेस्टिवल के नाम की, क्योंकि पैसे कटते हैं, नहीं कटते, बट काम तो उसमें भी नहीं होगा। तो कंपनी अपनी कैलकुलेशंस में पहले इन चीजों को बिल्ट इन रखती है। वो एक तरीके से ये नहीं बोलती हम एम्प्लॉय को 9 घंटों का पैसा दे रहे हैं, वो कहती है मान के ही चलो 8 घंटे का पैसा दे रहे हैं। कंपनी ये नहीं कह सकती कि एम्प्लॉय को हम 365 दिन का पैसा दे रहे हैं। अपनी कैलकुलेशन में वो बोलती है 365 में उसने सैटरडे संडे नहीं आना, आगे पीछे की उसने फेस्टिवल की छुट्टियां भी लेनी है, वैसे भी उसको ऑब्वियसली कुछ सिक लीव्स अलाउड भी है, ये तो अलाउड करनी पड़ती है ना। तो कंपनी अपनी कैलकुलेशन में ये नहीं कहती कि हम 365 दिन का पैसा दे रहे हैं, कहते हैं चलो यार मान के ही चलो 250 दिन का पैसा जा रहा है या 200 दिन का पैसा जा रहा है, जो भी उनकी कैलकुलेशन। राइट? तो ये सब भी क्या हो गया है? नॉर्मल आइडल टाइम हो गया है कि पेमेंट तो इन दिनों की भी जा रही है, कोई स्पेसिफिकली हम काट नहीं रहे हैं, बट माना हुआ है कि ये पेमेंट आ रही है हमारी, वो एक तरीके से 250 दिन काम करने के लिए जा रही है। ठीक है, सो ये क्या है? दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर, बट इसमें काम होना ही नहीं, पहले से ही कंपनी को पता है। तो अपनी कैलकुलेशन में जब वो कॉस्टिंग करेंगे, इन 365 दिन को ऑल टुगेदर क्यों लेकर आएंगे जब इनमें काम ही नहीं होना? तो काम जब होना है उसके लिए उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे एग्जाम्पल में इफेक्टिव लेबर आवर्स की कैलकुलेशन ही ऐसी थी, 250 दिन मल्टीप्लाइड बाय 8 आवर्स। तो पर दिन में जो लंच ब्रेक टी ब्रेक का जाना था वो भी मैं यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट करा चुकी हूँ, और जो ओवरऑल दिन की हमको एडजस्टमेंट करनी थी फेस्टिवल्स और लीव्स के नाम की, वो भी मैं ऑलरेडी एडजस्ट करा चुकी हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट टेक्निकली क्या कहता है? डिनोमिनेटर में आएगा तो इफेक्टिव लेबर आवर्स आएगा। देखो ये टेक्निकल नाम है, बट प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखो, प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखो, इन जनरल किसी भी बिजनेस सिनारियो में मैंने बोल दिया मैंने इस क्लासरूम का 24/7 किराया भर रखा है, क्या मेरी एक्चुअल यूटिलिटी 24/7 की है? मैं दिन में कितने घंटे इस क्लासरूम को यूज कर सकती हूँ? मैक्स टू मैक्स बता दो, सुबह के 8 बजे से प्रैक्टिकली कोचिंग क्लासेस रात के 8 बजे तक मैक्सिमम चलेगी, 12 घंटे। अब मैं चिल्लाती रहूं मैं तो 24 घंटे का किराया भर रही हूँ, मेरे तो ना 12 घंटे वेस्ट जाते हैं जी रात वाले। मैं नहीं मान सकती ना, प्रैक्टिकल बात है कि मेरे को अल्टीमेटली यूसेज मेरी 12 घंटों की है, तो मेरे मन में भी क्या है कि मैं 12 घंटों का किराया भरूं। मेरे को अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी चाहिए कि मेरे को एक क्लासरूम 1 घंटे का कितना कॉस्ट कर रहा है, तो मैं डिवाइड बाई 12 करूंगी। राइट? भले मैं भर पूरे पूरे ऑक्यूपेंसी करूं, तो खर्चे की पेमेंट चलो जा रही है फुल टाइम ऑक्यूपेंसी की, बट आपको भी पता है यूटिलिटी जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो तो 12 आवर्स की। बात समझ में आ गई है जी? ओके, अच्छा, आपको ये बता दिया इफेक्टिव लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, टोटल आवर्स में से आप नॉर्मल आइडल टाइम हटा दो। अब एक ये नोट है, ये अभी के लिए बाद के क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट होगा, इससे पहले कि आप लोगों को आ जाए नींद, फटाफट से फटाफट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए जी आइए, क्वेश्चन नंबर ढूंढते हैं, जो कि क्वेश्चन अभी टेकअप कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट कर लो, मैं चाह रही थी क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता।
चलो जी चलो, शाबाश शाबाश, सभी लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार साइलेंट रीडिंग लेना प्लीज इसकी। हाँ जी, पढ़ते हैं। A worker is paid 1,000 per month and a dearness allowance of 200 per month. Worker contribution to PF is 10% and employer also contributes the same amount as employee. Employee State Insurance Corporation premium is 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by employee. It is the firm's practice to pay 2-month wages as bonus each year. Number of working days in a year are 300 of 8 hours each. Out of these, worker is entitled to 15 days leave on full pay. Calculate wage rate per hour for costing purposes. अब देखो जी, ये वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस सिंपली कैसे आता है? मेरा कॉन्सेप्ट कहता है न्यूमरेटर में आए क्या? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, डिनोमिनेटर में क्या आए? क्या? इफेक्टिव लेबर आवर्स। देखिए बच्चे, यहाँ पे ना पहले आप डिनोमिनेटर फिगर आउट करो। मेरी इंसिस्टेंस है, पहले आप डिनोमिनेटर फिगर आउट कर लो काम कर लो। 2280, ये 2280 के लिए आपने कैलकुलेशंस कैसे की? 15 माइनस करने का लॉजिक, पेड लीव है, वर्ड है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? हक है, अधिकार है। जब पहले से ही अधिकार है एम्प्लॉइज, तुम छुट्टी पे चले जाओ तो ये एक तरीके से कंपनीज को क्या मान के चल रही है? नॉर्मल आइडल टाइम में मान के चल रही है जी। कंपनी अलाउ कर रही है, तो आपने बोला सिंपली इफेक्टिव लेबर आवर्स आए कितने? क्वेश्चन नंबर हाँ जी, 300 माइनस 15 इंटू 8, 2280। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये 2280 फिगर मंथली है, क्वार्टरली है, वीकली है, एनुअल है? क्या है? एनुअल है। अगर मेरा डिनोमिनेटर एनुअल है तो मेरे न्यूमरेटर को भी एनुअल होना चाहिए। चलिए अब हम अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, सिंपल लैंग्वेज, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। और हमने ब्रैकेट में लिख लिया कि हम एनुअल काम करके बताएंगे। चलिए जी, अब कंपनी को क्या क्या खर्चा है वो हम, हाँ जी बन सकती है। उसके लिए आपको आर्ट्स भी फिर मंथली प्लॉट करने पड़ेंगे, या मंथली स्टेटमेंट बना लो, उसको बाद में इंटू 12 कर देना, ऐसे कर लो। मैं कह रही हूँ मैं स्टार्टिंग से सारे फिगर्स मंथली एनुअल ले लेती हूँ, चलेगा? चलिए, बेसिक सैलरी कितनी दिखाई दे रही है जी? 1000 पर, वो 1000 पर मंथ है, इंटू 12 करके ये अमाउंट आ गई 12,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस, सभी लोग साथ साथ कर रहे हैं ना काम कॉपीज में, ऐसा नहीं है कि हाँ जी ओरल कैलकुलेशंस। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला वर्कर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10%। वर्कर कंट्रीब्यूशन नहीं आती है लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन में, एम्प्लॉयर आती है। इन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस बोल दिया एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स द सेम 10%। अब 10% किसका? आपको एक नोट लिखवाया, अब नोट पे जाना। अब एक नोट पर जाओ, जो आपको नोट पेंडिंग करवाया था ना, नोट पर जाओ। If question is silent, bonus and contribution to provident fund, employee state, etc. are calculated on the basis of basic salary plus fee. तो यहाँ पर employers contribution to provident fund जो आएगी
वो 10% है। 10% किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14,400 का, मतलब ये 1440 है जी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम है 6.5% ऑफ वेजेस ऑफ विच 1.75 इज पेड बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ने 1.75 पे कर दिया, बाकी का जो बचा 4.75 वो कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज पार्ट ऑफ कॉस्ट टू कंपनी। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू 684, ठीक है जी। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, आप प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी। 6.5% में से 1.75% पैसा तो एम्प्लॉय डाल रहा है, तो बाकी एम्प्लॉय डालेगा किसका? 14,400 का ही। तो ये अमाउंट आप कितनी बता रहे हैं मुझे? 684। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ आएगा कॉस्ट टू कंपनी में? बोनस है जी, बोनस है। It is the firm's practice to pay 2-month wages as bonus. तो अगेन बोनस की कैलकुलेशन भी बेसिक सैलरी प्लस डीए। एक महीने का बेसिक सैलरी 1000, एक महीने का डीए 200, ये की टोटल कितना आ गया? 2400। कहीं पर कोई डाउट है बता दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से काम करो। कुछ और दिखाई नहीं दे रहा? ये आपके पास आ गया जी, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस 18924 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स कर दो। आपने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं जी, 2280। तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर कितना आ गया? बताओ, ये तो मेरे से भी सस्ता है। 8.3 पर आवर को वेजेस है। महीने की सैलरी 1000 है, 1000 को सैलरी होती है, बेसिक सैलरी। आउटडेटेड फिगर्स हैं जी, आउटडेटेड फिगर्स। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। कोई बात अगर नहीं समझ में आई पूछ सकते हैं। हाँ जी, डन हो गया। जिनका डन हो गया वो क्वेश्चन नंबर 1 टेकअप कर सकते हैं। मानिक को पहले ही जल्दी थी क्वेश्चन नंबर 1 की, कर ही लेना चाहिए। आप लोग ट्राई करके बताएंगे। बता देते हैं, एक सेकंड देना।
ये ले लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। 400 की माइनस क्या? इन्होंने बोला था ना हमारे पास कि 400 आवर्स आर नॉर्मल आइडल टाइम, नॉन प्रोडक्टिव है एंड शुड बी ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी ऑर्डर में आप पहले अदर अलाउंसेस लिख लो, बाद में बोनस लिख लो, चलेगा। 10.86। ठीक है, हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्यूशन है। टेक योर ओन टाइम, बस मैं इतना इंसिस्ट करूंगी क्लासेस से ही आदत डाल ले, प्रेजेंटेशन के ध्यान रखने का। ये नहीं कहना मैम 2880 की वर्किंग बस हमने कैलकुलेटर में करके सीधा बोनस की लिख दी थी, कृपया बताएं हाउ दैट 2880 इज कैलकुलेटेड। अदरवाइज इस प्रेजेंटेशन के आधे आधे नंबर भी कट सकते हैं, वो चलेगा, वो चलेगा। बट आपने मंथली कैलकुलेशन में भी बोनस की तो मंथली कैलकुलेशन रखी होगी, 20% इंटू ब्रैकेट में 1000 + 200, ऐसा कुछ। जिनका डन है क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास। फ्रिंज बेनिफिट्स आर लाइक परक्विजिट्स। ये वर्ड आप सैलरी चैप्टर में इनकम टैक्स में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए। Six. After question number 1, please take up question number 6. ठीक है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? 7.5 है बच्चे, नहीं हो रहा 10.86 आंसर। एक बार मैं आपकी कॉपी देख सकती हूँ। बेसिस सैलरी 12,000, डे 2400, बोनस 2880, ठीक है, ये 3000 ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बच्चे ये ना आप मंथली ले गए, एक बार चेक करना, एनुअल लेनी थी आपने, मंथली बेसिक सैलरी प्लस डीए पे ले गए, बस ये मिस्टेक है। क्या चीज नहीं हो गया अब, नहीं छुट्टी भी नहीं है। 7.5 आपको ज्यादा जल्दी हो रही है, तेज होना अच्छी बात है, बट ना थोड़ा सा लिखने की आदत, बस मैं ये इंसिस्ट करूंगी क्लास में प्रेजेंटेशन में लिखने की जितनी आदत रखेंगे उतना अच्छा है। 6 का आंसर आ रहा है 7.5। लक्ष्य फर्स्ट का आंसर आ गया था, ठीक। संदीप फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी, डन।
अच्छा बच्चे, जो ये आपके सामने ना ये सोल्यूशन फाइल है, दिस इज सपोज टू बी अ होमवर्क के सॉल्यूशंस कह लो, या कुछ क्वेश्चंस विच आई ट्रस्ट यू कि आप अपने लेवल पर कर ही लेंगे। अभी तो मेरे सामने कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं तो होमवर्क में भी जा सकते थे, डिपेंड करता है, राइट। तो जब हमारी बुक बनकर आती है उसके बैक में ही हम सोल्यूशन फाइल्स डाल देते हैं, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व देयर। वहां पे ये नहीं बोलोगे कि मैम आपकी जो बुक बनी हुई है सबके हमको सोल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में दे दो, ऐसा नहीं होगा। बट स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो आपने ही करने होते हैं उनके सोल्यूशन आपको डेफिनेटली कभी मिल जाए साथ के साथ, ठीक है। तो जो बुक बन के आएगी उसके बैक में सोल्यूशन पीडीएफ भी होगी होमवर्क क्वेश्चंस। इफेक्टिव लेबर आवर्स 6th में इन्होंने हमें बताया, एक सेकेंड में 6th क्वेश्चन की तरफ चलो। जी ठीक है। देखिए इन्होंने बोला नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300, 20 आर अवेल्ड ऑफ एज हॉलीडेज ऑन फुल पे। अवेल्ड मतलब कंपनी ने अधिकार दिया तभी हॉलीडेज लिया, फुल विद फुल पे, मतलब कंपनी अलाउ ही कर रही है 20 दिन की छुट्टी ले जाओ। तो हमारे पास नॉर्मल आइडल टाइम ही बन गया 20 दिन का। तो हमारे पास असली में प्रोडक्टिव दिन कितने आए 280, और 280 into 8 करके हमारे पास इफेक्टिव आवर्स, क्योंकि 20 हमारा यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम की डेफिनेशन, पहले तो आइडल टाइम की डेफिनेशन बताओ। आइडल टाइम मतलब वो टाइम जिसमें काम नहीं होता, पेमेंट जाती है। बट ऐसा काम, ऐसा आइडल टाइम नॉर्मल बेसिस पर है, कंपनी भी मानती है कि ऐसा हो सकता है, तो ये नॉर्मल हो गया। कंपनी मान रही है कि छुट्टियां तो होंगी जी, अलाउड सिक लीव्स वगैरह तो होंगी, जो अब नॉर्मल प्रिडिक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, अभी मैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। हाँ जी, 6th क्वेश्चन का आंसर सभी के पास 7.5 आ गया। बच्चे ज्यादा से ज्यादा ना आप मुझको एक रिमाइंडर ड्रॉप कर देना कि मैम ये सॉल्यूशन फाइल हमारे साथ ग्रुप में शेयर कर दो, जिनका भी अभी कुछ अगर रह गया है तो। नाउ विद 5 minutes लेफ्ट फॉर द क्लास, मैं आगे की डिस्कशन जिसको हम प्रॉपरली लिखेंगे तो अगली क्लास में, बट आपसे के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक वर्ड तो अभी हमने समझ लिया विच इज नॉर्मल आइडल टाइम। अब एक अबनॉर्मल आइडल टाइम भी होता है। ऐसा टाइम भी होता है जिसमें वर्कर खाली बैठे, काम नहीं कर रहा, और वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नॉर्मल बात है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको शायद पिछली बार भी बताया था, अर्थक्वेक आ गया था, मैं नीचे भाग गई थी, 3 घंटे वेस्ट हो गए क्योंकि लिफ्ट भी नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज कंपनी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू पावर फेलियर कह लो, या पीछे से मटेरियल ही नहीं आ रहा जिसपे लेबर काम कर सके, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं है, या काम ही नहीं है करने को, जॉब ही नहीं है काम करने को, एक जॉब खत्म कर ली, अगली जॉब है ही नहीं जो हमारा वेट कर रही, ठीक है। सो दी ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड अबनॉर्मल आइडल टाइम। मैंने आपको एज कॉन्सेप्ट अभी क्या समझाया, नॉर्मल आइडल टाइम का कंपनी कभी दुख नहीं मनाती है। इनफैक्ट अपनी जो ये कैलकुलेशंस कर रही है उसमें उसको साइड में बाहर करके चलती है कि ये तो होगा ही होगा, तो इसका क्यों हम इसको, इसके लिए कॉस्ट क्यों माने। अगर वर्कर को हायर किया जा रहा है 365 दिन के लिए, तो उसकी प्रोडक्टिविटी मानी जा रही है 250 डेज की। जो बीच के दिन है, कितने दिन है, तकरीबन 115 दिन है या 105 दिन है, वटेवर, वो उनकी प्रोडक्टिविटी कंपनी नहीं मान रही, ना ही दुख मना रही है उस चीज का। वर्कर को हायर किया जाता है, भाई तुम्हारे रिपोर्टिंग टाइमिंग्स है 9 आवर्स के लिए, बट टाइमशीट कितने आवर्स की एक्सपेक्टेड है, प्रोडक्टिविटी 8, 1 घंटे का कंपनी दुख ही नहीं मना रही। इन जनरल सेंस, मैंने आपको इस क्लासरूम का एग्जांपल दिया, मैंने फुल ऑक्यूपेंसी पे लिया हुआ है क्लासरूम, पर मेरी प्रोडक्टिविटी 12 घंटों की है, जो रात वाले 12 घंटे उसका मैं दुख नहीं मना रही, ना ही अपनी कैलकुलेशंस में लेकर आऊंगी। एक और एग्जांपल देते हैं, मेरे घर की बात है जी। हमारे घर में ना पहले से ही 100 किलो प्याज आ जाते हैं। मेरे पापा को शौक है कि नहीं जी, सस्ते में सब्जी मिल रही है, उठा के बोरियां पे बोरियां ले आए और हमारे सिर के ऊपर मार दी कि संभालो, ठीक है जी। हमें पता है यूसेज करते करते प्याज कुछ ना कुछ सड़ने गलने हैं ही, तो अल्टीमेटली लेकर तो आ गए हैं थोक भाव में 100 किलो, मेरे काम के निकलेंगे असली में 90 किलो। तो मान लो आज की डेट में प्याज का भाव क्या चल रहा है, किसी को मालूम है? मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि मेरे को खरीदने नहीं पड़ते, क्योंकि घर पहले से 100 किलो की बोरी आ जाती है, तो मेरे को मालूम नहीं है। चलो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मान के चलो 30 मान के चले, तो अल्टीमेटली पेमेंट कितने की गई है, 3000 की। बट मेरे को पता है कि नहीं, मेरे काम के तो असली में 90 किलो निकलेंगे, तो मैंने क्या करना है कि मैं मान के चलूंगी मेरे को 1 किलो 30 का नहीं, कितने का पड़ा, 33.3 समझ रहे हो? अब समझना, ये क्या है, मेरा पेमेंट रेट और ये है मेरा कॉस्टिंग रेट।
मैं पे करके आई हूँ 30 पर केजी के हिसाब से, बट वैसे मैं बोल रही हूँ मेरे को इफेक्टिवली पड़ता है 1 किलो 33 रुपए का। मैंने गम थोड़ी ना मनाना है जो 10 किलो मेरे वेस्ट हो गए। मेरे को पता था सड़ने गलने नॉर्मल बात है जी, ये में कि मेरी क्या है नॉर्मल वेस्टेज है। मान लो एक बार मेरी ही लापरवाही थी कि, या आप कह लो कि मैंने खुले में छोड़ दिया, पीछे बालकनी में छोड़ दिया, और वहां पे बारिश की वजह से प्याज ना खराब ही हो गया। 40 किलो प्याज ऐसा था जो मेरा सड़ गल गया। उसका मैं रोना मनाऊंगी ना, उसको तो मैं बोलूंगी, क्वांटिफाई करके बोलूंगी, हाय मेरे इतने का नुकसान हो गया, बोलूंगी ना मैं। तो देखो जो ये 10 केजी का मेरे को लॉस हो रहा है, इसका मैं रोना कभी नहीं रूंगी, शुरुआत से नहीं। बट जो ड्यू टू मेरा नॉर्मल रीजन हो गया, उसको तो मैं क्वांटिफाई करके बोलूंगी, हाँ हाँ मेरे इतने का नुकसान हो गया। मानो 40 किलो वेस्ट हो गए, 1 किलो मेरे को तो पड़ रहा था 33.3 में, जो भी अमाउंट है, रोना रोएंगे। क्लासरूम एग्जाम्पल की बात करो, क्लासरूम एग्जाम्पल में लॉकडाउन लगा है जी, हम तो मान के चल रहे हैं, मान लो इस क्लासरूम का किराया है 10,000 पर मंथ, मान लो, ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं हमारे 12 घंटों की प्रोडक्टिविटी है। अब लॉकडाउन लग गए, 12 घंटों की प्रोडक्टिविटी क्या 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही, यहाँ पे बंद ही पड़ा है, हम रोई जा रहे हैं, हाई हमारा 10,000 का नुकसान हो गया, क्वांटिफाई कर रहे हैं ना कि हम तो किराया भरते जा रहे हैं। तो जो भी अब नॉर्मल इवेंट्स होते हैं उनका हम डेफिनेटली रोना रोएंगे, और रोना कैसे रोएंगे, उनको क्वांटिफाई करके अमाउंट निकाल के कि कुछ ना कुछ अमाउंट तो भाई निकलेगी। ऐसी एक कंपनी है जी, वो नॉर्मल आइडल टाइम का रोना नहीं रो रही कि एम्प्लॉय खाली बैठा है तो हमको इतने का नुकसान हो रहा है। लंच ब्रेक लेने चला गया एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय की पर आवर की कॉस्टिंग के हिसाब से बोलते हैं हाँ जी हमारा 300 का नुकसान है क्योंकि एम्प्लॉय लंच कर रहे हैं, नहीं रोना रोएगी ना। बट ड्यू टू अर्थक्वेक अगर उस एम्प्लॉय ने 1 घंटा अपना वेस्ट किया तो उससे क्या होगा, कंपनी रोना रोएगी, भाई 300 रुपए इसको गए हैं बट उसने उसमें काम नहीं किया, उस चीज को वो बुक्स में लेकर आएगी 300 रुपीज वर्थ एबनॉर्मल लॉस। ठीक है जी, ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, हाउ टू ट्रीट नॉर्मल आइडल टाइम एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम को तो आप देख ही चुके हो, डिनोमिनेटर से बाहर करो। अब नॉर्मल का के साथ क्या करते हैं, ये हमारा आगे की प्रॉपर डिस्कशन है। बट एक चीज को दिमाग में रखना, अब नॉर्मल आइडल टाइम की वजह से जो लॉसेस है दे ऑलवेज नीड टू रिकॉग्नाइज दैम आइडेंटिफाइड। ठीक हो गया जी, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट डे।